शिविका की नजर जब उसके सीने पर उस जगह गई जहां दिल होता है, तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हार्दिक ने शिविका के नाम को अपने सीने पर टैटू करवाया था। यह देखते ही शिविका की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से अपने नाम को हार्दिक के सीने पर छुआ तो हार्दिक ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। शिविका ने भरी आवाज में कहा, क्यों किया यह? शिविका की बात सुन हार्दिक ने अपनी आंखें खोलीं, पर कुछ बोला नहीं। बस शिविका को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने करीब कर लिया। शिविका की आंखों में देखते हुए आगे कहा, तुम्हें अपना प्यार जताने के लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है, हार्दिक। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जानता हूँ कि तुम जानती हो, पर कहते हुए हार्दिक रुक गया। शिविका ने पूछा, पर क्या? तो हार्दिक ने उसके होठों पर एक छोटी सी किस कर कहा, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा हक है, सिर्फ मेरे दिल पर ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर भी तुम्हारा नाम हो। उसकी यह बात सुनकर शिविका भावुक हो गई। उसने कस कर हार्दिक को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद हार्दिक ने उससे कहा, अब मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी? शिविका उससे अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, तुम चाहते हो मैं भी ऐसा टैटू बनाऊं? तो हार्दिक ने नाम में सर हिला दिया। उसने कहा, मुझे गिफ्ट में तुम्हारे लिए दर्द नहीं, बल्कि मेरे लिए सुकून चाहिए। हार्दिक की बात सुन शिविका ने 2 पल उसकी आंखों में देखा और फिर अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके होंठों पर होंठ रखकर उसे किस करने लगी। वहीं हार्दिक ने भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ देर बाद वे दोनों वापस हॉल में आए। तभी सीढ़ियों पर 2 स्पॉटलाइट्स आईं और वहां पर रोहित, रूही, ओमकार और रिया एक दूसरे के हाथों को थामे खड़े थे। उन चारों को देख सब मुस्कुरा दिए। जब वे चारों नीचे आए, तो भारती, शोभा, अर्चना और सुरेखा ने मिलकर उनकी बलाइयां लेते हुए कहा, कितने प्यारे लग रहे हो तुम चारों। फिर वे सभी मेहमानों से मिले। कुछ देर बातें करने के बाद रोहित और उनका नहीं दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर वे दोनों चले गए। तभी म्यूजिक ऑन हुआ और रोहित और ओमकार सेंटर में आकर डांस करने लगे। माही वे दैट्स द वे, माही वे। वो दोनों रिया और रूही के पास आए और उनके झुमके और कंगन को छू डांस करने लगे। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे, माही वे। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, माही वे। वो उन दोनों को लेकर सेंटर में आए और चारों डांस करने लगे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा। तू सोनिए जिंद माही वे, सोनी सोनी आजा माही वे। एवरीबॉडी सिंग, सोनी सोनी आजा माही वे। दैट्स द वे, माही वे। हो तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे, माही वे। तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा हाय रे, माही वे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा। तू सोनिए जिंद माही वे। आगे रूही और रिया ने बाकी गर्ल्स के साथ मिलकर डांस किया। बरसे रंगीनी कलियां है महकी, भीनी भीनी बजे मन में हल्के हल्के शहनाई रे। जितने हैं तारे आंचल में आ गए सारे, दिल ने जैसे ही ली अंगड़ाई रे हो। तू जो आई सच के, मेहंदी रच के, चल बच के ओ सोनिए। दिल कितनों का खाए धज के, ओ सोनिए। जिंद माही वे। तभी शोभा और भारती ने थोड़ा इमोशनल हो रिया और रूही को गले लगा कर गाया, चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं। मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे,
हो खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। उनको ऐसे इमोशनल होता देख ओमकार ने शोभा को थामा, रोहित ने भारती को, विक्रम अर्चना को ले आया, प्रवीण अलका को, हार्दिक सुरेखा को और शिवाय शालिनी को, और वो सभी मम्मियों के साथ डांस करने लगे। हे तू जो आई सच के, मेहंदी रच के चल बच के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए धज के ओ सोनिए, जिंद माही वे। और ऐसे ही हंसी मजाक में संगीत भी बीत गया। अगला दिन आज शादी थी, इसलिए सबके घर में हड़बड़ी मची हुई थी। ओमकार अपनी बारात अपने घर से वेडिंग वेन्यू तक लाने वाला था, इसलिए प्रीति और अनोखी पहले ही ओमकार के घर चली गई थी और उसने साथ शिविका भी थी। प्रेसिडेंशियल रूम शोभा ने लाल दुपट्टा रिया के सिर पर रखा और अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाती हुई नम आंखों से बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि मेरी रिया इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है। रिया ने एक क्रीम रंग का जोड़ा पहना था और साथ में लाल रंग का दुपट्टा कैरी किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिया उठी और शोभा को देखकर बोली, माँ, अगर आप इमोशनल हो जाओगी तो मैं भी रो दूंगी। तभी सैम ने जल्दी से मना करते हुए कहा, न, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं रोने वाली। देखो, मैंने बहुत मेहनत से तुम दोनों दुल्हनों को रेडी किया है, तो मेरी मेहनत पर ऐसे आंसू मत बहाओ। सैम ने कहा और फिर कमरे के बाहर जाते हुए बोला, ठीक है लेडीज, अब मैं जा रहा हूँ रूही के कमरे में, देखता हूँ उसे मेरी जरूरत तो नहीं। वह चला गया। जब वह रूही के कमरे में पहुंचा तो देखा रूही मजे से बर्गर खा रही थी। यह देखकर सैम की आंखें फटी रह गईं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, रूही, यह क्या कर रही हो? तुम बर्गर खा रही हो। रूही ने एक मेरून रंग का जोड़ा पहना था जिसमें सिल्वर रंग के धागों से वर्क किया था और उसका दुपट्टा भी हल्का सिल्वर था। रूही ने जल्दी से बर्गर नीचे रख दिया और हाथों को झाड़ते हुए बोली, किसने कहा कि मैं बर्गर खा रही हूँ? सैम ने अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ। रूही हंसते हुए बोली, क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब बारात कब आएगी मुझे क्या पता। शादी कितनी लंबी चलेगी मुझे क्या पता। तब तक भूखी थोड़ी रह सकती हूँ। सैम ने चिढ़ते हुए कहा, और लिपस्टिक का क्या? तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा? रूही मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हो गया अगर लिपस्टिक खराब हो जाएगी? अनोखी के सैम भैया है ना, वो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, वह ठीक कर देंगे। रूही ने कहा तो सैम का मुंह बन गया और वो उसका मेकअप ठीक करने लगा। वहीं होटल के दूसरे कमरे में रोहित रेडी हो चुका था। उसने सिल्वर रंग की शेरवानी पहनी थी। वो बहुत देर से यहाँ से वहाँ चले जा रहा था। प्रवीण, ऋषभ, शिवाय, विक्रम और हार्दिक भी उसकी तरफ देख रहे थे। जब शिवाय उसे देखते देखते चिढ़ गया तो उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? शादी से पहले लड़कियां नर्वस होती हैं, तू क्यों बावरा हुआ जा रहा है? रोहित चिढ़ते हुए बोला, क्या करूं? होटल से बाहर निकलूंगा और फिर बारात लेकर होटल में घुसूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, ओ हेलो, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तू क्या
चाहता है कि तेरी बहन को यहाँ अकेला छोड़कर सारा परिवार घर चला जाए और बारात लेकर आए। शिवाय ने कहा तो रोहित चुप हो गया। फिर चिढ़ते हुए बोला, ओमकार का अच्छा है, वह तो सीधा घर से बारात लेकर आ रहा है। भाभी भी उसके साथ चली गई। मेरी बारात में नहीं नाचेंगे? यह तो गलत बात है। उनके देवर की शादी है। रोहित की बात सुन सबने अपना सिर पीटा। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, कोई समझाओ इस पागल को। देखो, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो इस सजे सवरे दूल्हे को मैं फकीर बनाकर छोड़ दूंगा। शिवाय की बात सुन सब हंसने लगे। विक्रम उठा और रोहित के सिर पर हल्के से मारकर बोला, सच में शादी की खुशी सर पर चढ़ गई है, इसलिए कुछ याद नहीं है कि तेरी और ओमकार की बारात एक साथ आने वाली है यहाँ पर। ज्यादा नाटक मत कर, पागल कहीं का। वैसे देख लो विक्रम, खुशी में ज्यादा पागल नहीं हो जाया करते। क्या भरोसा ऐसी हरकत तुम्हारी भी हो। प्रवीण ने हंसते हुए विक्रम से कहा तो विक्रम का मुंह बन गया। ओमकार के अपार्टमेंट अनोखी अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर इधर उधर चल रही थी। सामान समेटते हुए तेज आवाज में बोली, अरे सब काम खत्म हुआ कि नहीं? और कितना वक्त लगेगा? मम्मा, देर हो जाएगी। ओम भैया, जल्दी करो। टच अप आप होटल रूम में कर लेना ना। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी ओमकार रूम से बाहर आया। उसने रेड रंग की शेरवानी पहनी थी। अनोखी उसे देख आंखें बड़ी बड़ी कर खुश होते हुए बोली, वाओ भैया, आप कितने हैंडसम लग रहे हो सच्ची। उसके ऐसे कहने पर ओमकार हंस दिया। तभी अर्चना किचन से अपने हाथ में सूखी मिर्च लिए बाहर आई और ओमकार के सामने खड़े होकर बोली, पहले नजर उतार लूं, फिर घर के बाहर कदम रखना। चला अनु और प्रीति, शिविका बेटा तुम दोनों भी आओ। उसके बुलाने पर दूसरे रूम से प्रीति और शिविका बाहर आए। प्रीति ने ग्रे रंग का लहंगा पहना था और शिविका ने पर्पल रंग का। अर्चना ने शिविका, प्रीति और अनोखी को सामने आने का इशारा किया तो तीनों ओमकार के बगल में खड़ी हो गई। चारों की नजर उतारने के बाद वे नीचे आए। नीचे पहुंचते ही अनोखी ने देखा कि सामने 3-4 गाड़ियां खड़ी थी और एक गाड़ी से लगकर ऋषभ अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसे देख अनोखी के कदम रुक गए। ऋषभ ने नेवी ब्लू रंग की शेरवानी पहनी थी जिस पर कांच का वर्क किया हुआ था, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी शेरवानी अनोखी के लहंगे से मैच कर रही थी, क्योंकि अनोखी का लहंगा भी नेवी ब्लू ही था और उस पर भी कांच से वर्क किया था। अनोखी को देख ऋषभ की नजर भी उस पर थम सी गई और वो अपने सनग्लासेस निकाल उसे प्यार से निहारने लगा। उसने देखा अनोखी ने एक हाथ से अपना लहंगा संभाला था तो दूसरे हाथ में सामान पकड़ा था। ऋषभ ने जल्दी से गार्ड को इशारा किया, जिसने सभी के हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रख दिया। ऋषभ आया और दाई माँ और अर्चना के पैर को छू लिया। दाई माँ ने पूछा, बेटा तुम यहाँ? दाई माँ, आप सबको लेने आया हूँ, उसने कहा। तो प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, हम सबको या सिर्फ अनोखी को? ऋषभ हंसते हुए बोला, अगर सिर्फ उसे ही लेने आता तो एक गाड़ी काफी होती, इतनी सारी नहीं लेकर आता। उसके कहने पर सब हंसने लगे और गाड़ी में बैठकर वेन्यू की ओर निकल गए। भले ही दोनों का चेहरा घूंघट से ढका था, पर उनकी खूबसूरती को वहां खड़ा हर कोई समझ पा रहा था।
रोहित और ओमकार उन दोनों की एंट्री देख शॉक में थे। वह दोनों अपनी जगह से खड़े ही होने वाले थे कि सुरेखा और अर्चना ने उन्हें वापस बैठाते हुए कहा, सब्र करो, तुम दोनों के पास ही आ रही हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए मंडप तक आई। वह दोनों जब मंडप तक पहुंच गईं, तब रोहित ने जल्दी से सुरेखा से कहा, अब ऊपर आने में मदद तो कर सकता हूं ना? अगर मदद नहीं की तो हीरे की कसम, आपका बेटा हीरा नहीं पीतल लगेगा। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। रूही भी घूंघट के नीचे हंस दी। सुरेखा ने कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, जा पकड़ ले हाथ। रोहित झट से उठ गया और उसके उठते ही ओमकार भी उठकर बोला, अब जब उसे परमिशन है तो मुझे भी होगी। वह भी रिया के पास चला गया। उन दोनों की हरकतों ने सबके चेहरे पर हंसी ला दी। ओमकार और रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया और रूही ने उनका हाथ थाम लिया। चारों वापस मंडप में आ गए। उनके स्टेज पर आते ही शिविका और अनोखी वरमाला लिए हुए उनके पास आई। चारों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर बैठ गए। शादी की रस्में फिर से शुरू हो गईं। पंडित जी के मंत्र एक बार फिर गूंजने लगे। रोहित ने धीरे से रूही से कहा, वैसे यह घूंघट डालने की क्या जरूरत थी? बारात में भी घूंघट डालकर आई थी। मुझे तुम्हें देखना है यार। रूही ने भी धीरे से कहा, यह रस्में हैं और तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे घर की। अब चुपचाप शादी करो, ज्यादा नाटक मत करो, वरना हवन कुंड में तुम्हें स्वाहा कर दूंगी। उधर रिया ने ओमकार से कहा, ध्यान से सुन लो पंडित जी की सारी बातें। शादी के बाद अगर एक भी भूल की तो न्यूज की हेडलाइन बनेगी कि बॉक्सर को उसकी बीवी ने उसे दिन में तारे दिखा दिया। ओमकार मुस्कुराया और बोला, अरे मैं तो चाहता ही हूं कि तुम मुझे तारों के दर्शन करवाओ, बस तरीका थोड़ा अलग हो और दिन की जगह रात हो तो और मजा आ जाए। ओमकार, रिया ने दांत पिसते हुए कहा। उसकी बात सुन रिया का चेहरा लाल हो गया था। शादी की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ती गईं। ओमकार और रोहित ने रूही और रिया को मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा और उनके साथ साथ फेरे लिए। दुख और सुख में साथ निभाने का वचन दिया, कभी साथ ना छोड़ने का वचन दिया, प्यार के साथ रिश्ते में एक दूसरे को पूरी इज्जत देने का भी वचन दिया। अभिनव और श्वेता मंडप के पास बैठे थे और स्वाति थोड़ी दूर श्वेत के साथ सोफे पर बैठी मजे से स्टार्टर खा रही थी। तभी शिवाय आकर स्वाति के बगल में बैठ गया और उसके प्लेट से वेज रोल खाने लगा तो स्वाति उसके हाथ पर मार उसे गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं? अरे खा रहा हूँ और क्या, और तुम ज्यादा मत खाओ समझी, अभी ठीक हुई हो ना? शिवाय फिर से खाते हुए बोला तो स्वाति घूर कर उसे देखने लगी। वो कुछ कहती कि उससे पहल ही श्वेत बोल पड़ा, हाँ अंकल मैंने भी कहा मासी माँ से, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, फिर मुझे भी खाना पड़ रहा है ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा ऐसी बात है तब तो मुझे और खाना चाहिए, शिवाय ने कहा और फिर से खा लिया। स्वाति बस शिवाय और श्वेत को देखती रह गई और दोनों ने कुछ ही सेकंड में प्लेट साफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शिविका ने ओमकार के जूते चुरा लिए थे और हार्दिक उसके पीछे भाग रहा था। शिविका ने हार्दिक को डांटते हुए कहा, अरे हार्दिक मेरे पीछे क्या पड़े हो, पागल हो गए हो क्या? तो हार्दिक उसके पीछे भागते हुए ही बोला,
अरे चोर को पकड़ रहा हूँ और क्या। तभी शिविका एक टेबल के पास आकर रुक गई और हार्दिक को देखते हुए बोली, तो चोरी तुम्हारे जूते की थोड़ी की है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, और तुम कौन सा ओमकार के भाई हो जो जूते की रखवाली कर रहे हो। अरे भाई हूं ना, याद नहीं रक्षाबंधन में राखी बंधवाई थी मैंने अनोखी से, तो ओमकार भी तो मेरा भाई होगा ना। और तुम रिया को बहन मानती हो इसलिए तो जूता चुरा लिया, तो अब ओमकार की साली से उसके जूते वापस लाना तो मेरा काम बनता है ना। कहते हुए वो शिविका के पास आने लगा तो शिविका टेबल के दूसरी ओर भागते हुए बोली, हाँ तो आज ही का दिन मिला था भाई का फर्ज निभाने के लिए, और इस हिसाब से तो रोहित भी तुम्हारा भाई लगता है। अनोखी ने तो उसे भी तो राखी बांधी थी, तो जाओ उसके जूते की रखवाली करो। इन्हीं जूते के पीछे क्यों पड़े हो, रोहित का तो पता नहीं, पर मुझे तो बस इस जूते से ही मतलब है, क्योंकि इसे मेरी होने वाली बीवी ने नजर चुराए है। कहते हुए हार्दिक फिर उसके पास आने लगा, तो शिविका फिर टेबल की दूसरी ओर भागकर बोली, अरे तो तुम्हें तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए ना, तुम तो कबाड़ा कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। वह दोनों टेबल के इर्द गिर्द भागते हुए बातें किए जा रहे थे। तभी हार्दिक ने शिविका के पीछे देखते हुए कहा, अरे पापा। हार्दिक की बात सुन शिविका भी यह सोचकर पीछे मुड़ गई कि पीछे प्रफुल्ल खड़ा है। पर जब वह पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तभी हार्दिक ने शिविका को पीछे से आकर पकड़ लिया। शिविका कसमसाते हुए बोली, हार्दिक यह चीटिंग है। खेल और प्यार में सब जायज है मेरी जान। कहते हुए हार्दिक ने उसके गाल पर एक किस किया और उसके हाथ से जूते ले लिए। तो शिविका चिढ़कर मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए अपनी बाहें हार्दिक के गले में डालकर बहुत प्यार से बोली, हार्दिक, हम दूसरों के जूते के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे देखो ना, जूते के चक्कर में हम दोनों को टाइम मिल गया। देखो, हम दोनों अकेले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड कर देना चाहिए। शिविका के ऐसे कहने पर हार्दिक बड़े प्यार से उसे देखने लगा। उसने शिविका की कमर को पकड़ा और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बात तो तुमने सही कही शिविका। देखो ना, हम दोनों भागते भागते सबसे दूर चले आए, अकेले। और हार्दिक चुप हो गया तो शिविका उसके गले पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, और क्या। उसके ऐसे छूने से हार्दिक सिहर सा उठा, उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि शिविका के हाथ उसके हाथों को छू रहे थे। वह तुरंत समझ गया शिविका की चालाकी। उसने आंखें खोली और शिविका के चेहरे के पास झुककर बोला, और मेरे आगे तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी शिविका, इसलिए मैं अपना गिफ्ट लेकर जा रहा हूं। बोलते ही हार्दिक ने जल्दी से एक छोटी सी किस शिविका के होठों पर की और वहां से जल्दी से भाग निकला। वहीं शिविका अपनी उंगली होठों पर रख अभी भी हैरानी से खड़ी थी। 2 पल बाद उसे समझ में आया कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। हार्दिक को चिल्लाते हुए वह फिर उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों भागते भागते वापस सबके पास आ गए। अब तक शादी पूरी हो चुकी थी। प्रफुल्ल ने शिविका को रोकते हुए कहा, रुक जा, कहाँ तुम दोनों भागे जा रहे हो। पापा, ये जूते लेकर भाग गया।
शिविका ने मुंह बनाते हुए प्रफुल्ल से हार्दिक की शिकायत की, तो हार्दिक जूते दिखाकर उसे चिढ़ाने लगा। यह देखकर शिविका और चिढ़ गई। वहीं ओमकार हंसते हुए बोला, गुड जॉब हार्दिक, जूते बचा लिया तुमने मेरे। तभी रोहित ने इधर-उधर देखा तो उसके जूते भी गायब थे। उसने कहा, अरे पर मेरे जूते तो गायब हैं, इसे किसने चुरा लिया? बताओ, घरवाले ही चोरी कर रहे हैं और मेरे जूते की रखवाली किसी ने क्यों नहीं की? अब मेरे पैसे तो चले गए ना। किसने चुराए मेरे जूते? रोहित की बात सुन सबकी नजरें एक साथ अनोखी पर चली गई। खुद को ऐसे देख अनोखी ने पहले तो एक-एक कर सबके चेहरों को देखा और फिर अपने दोनों हाथ आगे करते हुए बोली, मुझे क्या देख रहे हो? मेरे हाथ में जूते नहीं है। देखो, हाँ, तो तूने छुपा दिए होंगे पेड़ के ऊपर, मिट्टी के नीचे, गमले के अंदर, दरवाजे के पीछे। कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना। हीरे की कसम, छुपाने के लिए तेरे पास जगहों की कमी होती है क्या? सुरेखा ने कहा। तो अनोखी मुंह बनाते हुए बोली, इतने सारे छुपाने की जगह तो मेरे पास तो नहीं थे, पर आपके पास बहुत अच्छे हैं चाचा जी। मैं अगली बार आपसे ही पूछूंगी छुपाने की जगह, अनोखी ने कहा तो सुरेखा हंसकर उसे देखने लगी। वहीं रोहित बोला, अरे डिस्कस क्या कर रहे हो? ढूंढो ढूंढो, जूते ढूंढो। यह भाभी का दिमाग बहुत चलता है, पता नहीं कहाँ छुपाए होंगे। फिर वह ऋषभ को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, और भाई, आप देखो, हार्दिक अपनी बीवी नहीं होने वाली बीवी से जूते के लिए लड़ पड़ा। तो आप अपनी बीवी से नहीं लड़ सकते थे? अपने भाई की इज्जत बचा लेते, थोड़ी मेहनत कर लेते मेरे जूते के लिए, तब ना कि अभी कर दो। आपका दिमाग तो सबसे ज्यादा चलता है। रोहित रिक्वेस्ट करते हुए ऋषभ से बोल रहा था। बाकी सब दबे मुंह हंसते हुए उसकी बात सुन रहे थे। वहीं रूही ने कहा, कितने कंजूस हो तुम, एक जूते के लिए शगुन नहीं दे सकते? कैसे आदमी से मैंने शादी कर ली? रूही की बात सुन अब किसी से कंट्रोल नहीं हुआ। सब जोर से हंसते हैं और रोहित का मुंह बन गया। वह रोनी सी शक्ल बनाकर ऋषभ को देखने लगा। तो ऋषभ बोला, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है जब मुझे पता है कि जूते कहाँ हैं, और मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे जूते लेने में, तो फिर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? क्या? रोहित और अनोखी दोनों ने एक साथ कहा और अनोखी हैरानी से उसे देखने लगी। कहाँ है जूते? अनोखी ने कहा। हालांकि देखने से तो वह पूछ रही थी, पर असल में कंफर्म कर रही थी कि ऋषभ को पता है या नहीं। अगले पल ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत से सब हैरानी से उसे देखने लगे और अनोखी भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ऋषभ जी, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो अभी, अनोखी ने कहा और अपने पैरों को हिलाने लगी। जैसे ही उसने अपने पैर हिलाए, उसका लहंगा उसके पंजों से हट गया और सबको नजर आ गया कि अनोखी के पैरों में रोहित के जूते थे। यह देख सबकी हैरान नजरें अनोखी पर चली गई। वहीं अनोखी मुंह बनाकर सबको देखने लगी। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। अर्चना ने कहा, अनु, तू रोहित के जूते पहनकर घूम रही है? तो अनोखी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ, तो मैं क्या करती? यह इतना बड़ा होटल है, कितनी सारी जगह है,
अगर आसपास जूते छुपाती तो सबको पता चल जाता, और कहीं दूर छुपाती तो उसकी रखवाली कौन करता। इसलिए सोचा अपने साथ ही लेकर घूमूं तो पहन लिया, और वैसे भी लहंगे के नीचे जूते कहाँ दिखते हैं। पर यह पता नहीं ऋषभ जी ने कैसे देख लिया। कहते हुए वह ऋषभ को घूर कर देखने लगी। आखिर उसी ने तो उसका खेल बिगाड़ा था। अच्छा खासा उसने आखिर तक छुपा लिया था। वह शिकायत करती हुई ऋषभ से बोली, सब आपकी गलती है। अब नीचे उतारो मुझे। अब देख लिया ना, जूते कहाँ हैं? नीचे उतारो, नीचे उतारो। ऐसे कैसे? अभी तो सिर्फ पता चला है जूते कहाँ हैं। जूते लेना अभी बाकी है, ऋषभ ने अनोखी को देखने हुए कहा, और फिर शिवाय से बोला, शिवाय जूते निकालो। नहीं, अनोखी चिल्लाई। क्या नहीं? हाँ, मैं तो बिल्कुल लूंगा मेरे दोस्त के जूते। कहते हुए शिवाय आगे बढ़ा। अनोखी घबराकर बोली, नहीं शिवाय भैया, आप मेरे जूते नहीं लोगे। ओ भाभी, जूते मेरे हैं, रोहित ने कहा। अनोखी बोली, हाँ तो पैसे दो और जूते ले लो। और ऋषभ जी, छोड़ो ना मुझे। तभी किसी ने पीछे से ऋषभ के कान में पेपर से गुदगुदी की, जिससे ऋषभ एकदम से चौंक गया। उसकी पकड़ अनोखी पर ढीली पड़ गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम अपनी बत्ती सी दिखाते हुए खड़ा था। वहीं मौका पाते ही प्रवीण ने अनोखी को ऋषभ की गोद से जल्दी से नीचे उतार दिया। सबकी नजर विक्रम, ऋषभ, अनोखी और प्रवीण पर थी। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए शिविका ने भी हार्दिक के हाथ से जूते ले लिए और अनोखी और प्रवीण के पास आकर खड़ी हो गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। कहीं पल में पासा उल्टा पड़ गया था। ऋषभ ने पहले अपने खाली हाथ को देखा और फिर प्रवीण को घूर कर गुस्से से देखने लगा। प्रवीण जूते अनोखी को पकड़ाते हुए मासूम बनते हुए बोला, सॉरी सर, बट मैं अपनी बहन का नुकसान कैसे होने देता। इस नुकसान को बचाने में तुमने अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं मोड़ लिया प्रवीण, ऋषभ ने घूरते हुए कहा। तो प्रवीण बस हंस दिया। तभी अनोखी बोली, अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जूते हमारे पास है तो डिमांड भी हमारी ही पूरी होगी। तभी अनोखी बोली, अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जूते हमारे पास है तो डिमांड भी हमारी ही पूरी होगी। हाँ, सही बात है, मेरी बहनों की डिमांड तो जरूर पूरी होगी, विक्रम ने अनोखी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विक्रम, अरे बाबा, बचपन से तेरी धमकी सुनते आ रहा हूं। अब तो आदत हो गई है और बोर भी हो गया हूं। इसलिए आज के लिए तो बिल्कुल तेरी धमकी नहीं चलेगी। मेरी बहनों, डिमांड करो। विक्रम ने बड़े ही आराम से ऋषभ को इग्नोर करते हुए कहा। तो सब मुस्कुराने लगे। तभी हार्दिक बोला, काहे की डिमांड पूरी होगी जी? तुम्हें जूते मिले हैं, जूते तुम रख लो, हम नए जूते खरीद लेंगे। क्यों रोहित? हाँ हाँ, यह आइडिया बेस्ट है। अब इन लोगों को पैसे देंगे तो जितने पैसे देंगे उतने में तो 5 जूते आ जाएंगे। इससे एक जूते का खर्चा नहीं कर लेंगे हम लोग, रोहित ने भी कहा। तो अनोखी मुंह बनाकर बोली, छी कितने कंजूस हो रोहित भैया आप। हुई देख लो, तुम्हारा पति कितना कंजूस है।
कहते हुए अनोखी रूही को रोहित की ओर उंगली का इशारा करने लगी। तो रूही ने कहा, बात तो सही कही, पर अब कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर 50% दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पक्का? बोल अनोखी ने दोनों थम्स अप दिखा दिया। तो रूही धीरे से रोहित से बोली, बात मान लो उसकी, वरना पैसों के चक्कर में कुछ और गवा दोगे। पास नहीं आने दूंगी अपने ब्रह्मचारी बनकर जीना महीनों तक। अरे यार, अजीब धमकी है। कहते हुए रोहित ने मुंह बना लिया और फिर अनोखी से बोला, ओके फाइन, आपकी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा। वहीं कुछ ऐसी धमकी रिया ने भी दी तो ओमकार भी मान गया। अनोखी और शिविका दोनों ने अपने हाथ आगे किए तो रोहित और ओमकार दोनों ने अपने जेब से पर्स निकालकर उन दोनों के हाथ में रख दिए। अनोखी और शिविका ने दोनों का पर्स पूरी तरह से खाली किया, एक चिल्लर तक नहीं छोड़ा और खाली पर्स वापस उन दोनों को दे दिया। अनोखी नोटों को गिनते हुए बोली, आज बहुत अच्छी कमाई हुई, पर मेरा 50% भूलना नहीं। रूही ने कहा तो अनोखी बोली, हाँ पक्का पक्का। तभी सुरेखा ने कहा, अब यह सौदेबाजी हो गई हो तो घर चलें, बाकी रस्में भी करनी है और विदाई का भी वक्त हो रहा है। उसकी बात सुनकर भारती, शोभा, रूही और रिया का चेहरा थोड़ा मुरझा गया। विदाई के वक्त न चाहते हुए भी रूही और रिया रो पड़ी। भले ही ज्यादा दूर नहीं जा रही थी, पास ही थी, पर विदाई का वक्त होता ही ऐसा है जो सबको रुलाकर रख देता है। सुरेखा ने भारती से कहा, अरे भारती, तुम रोती क्यों हो? रूही की टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लेना। मुझे तो रूही बचपन से ही रोहित से ज्यादा पसंद है। देखना, इस गधे के कान खींच दूंगी अगर जरा सा भी तंग किया उसने रूही को। उसकी बात सुनकर भारती के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं अर्चना ने शोभा से कहा, शोभा, रिया की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, बिल्कुल मेरी अनु की तरह। अरे, एक बेटी मिली है, यह तो बिल्कुल मुझसे दूर नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। इसलिए जो सपने मैंने अनोखी के लिए देखे थे वे रिया के साथ भी पूरे कर दूंगी, है ना रिया? रिया ने धीरे से सर हिला दिया तो शोभा मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर बाद सब अपने अपने रास्ते निकल गए। शेरगिल फैमिली रूही को लेकर शेरगिल मेंशन के लिए निकल गई। भारती और उनकी फैमिली अपने घर चले गए। अनोखी और प्रीति फिर से ओमकार के अपार्टमेंट में चली गई थी। रिया को लेकर सब वापस घर आ गए तो अनोखी, प्रीति और अर्चना ने मिलकर रिया का गृह प्रवेश करवाया। उसके हाथ की छाप दीवार पर लगवाई, चावल का कलश करवाया और लाल रंग से अपने पैरों की छाप बनाते हुए रिया घर के अंदर आई एम सो हैप्पी, भैया की शादी हो गई, कहते हुए अनोखी ने रिया को गले से लगा लिया तो रिया घूंघट के अंदर ही मुस्कुरा दी। अनोखी ने अर्चना से पूछा, मम्मा, क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि घूंघट पति ही उठाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, पर तू क्यों पूछ रही है? अर्चना ने कहा, नहीं, मेरे साथ हुआ था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो अगर नहीं है तो मैं रिया भाभी का घूंघट उठा दूं? अनोखी ने कहा। तभी ओमकार तपाक से बोला, क्यों, तू क्यों उठाएगी? मेरे हाथ नहीं है क्या इसका घूंघट उठाने के लिए? कहते हुए ओमकार ने अपने दोनों हाथ दिखा दिए तो सब हंस पड़े। ओके बाबा, तो आप ही उठा दो, कहते हुए अनोखी
ने दोनों को सोफे पर बिठाया और खुद मोबाइल लेकर उन दोनों के सामने बैठ गई। ओमकार ने कहा, यह क्या कर रही है? अरे, वीडियो निकाल रही हूँ। अब आप भाभी का घूंघट उठा रहे हो, तो यह मोमेंट बार बार थोड़ी आएगा, इसलिए इसे मोबाइल में कैप्चर कर रही हूँ। चलो भाभी, आपने विक्रम भैया की कमी पूरी कर दी। उन्होंने भी आपके वक्त ऐसा ही किया था ना? रिया ने कहा। तो अनोखी ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। फिर ओमकार अर्चना, प्रीति और दाई माँ को देखने लगा। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी ऐसे सबके सामने। तभी प्रीति उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा जी, शर्माया जा रहा है। जब लव प्रपोजल का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के सामने हुआ था तब तो शर्म नहीं आ रही थी, अब बड़ा शर्माया जा रहा है। क्या भाभी आप भी? मैं तो बस यूं ही कहा। अब प्रीति की बात ने उसे और छेड़ दिया था। अर्चना ने जल्दी कर उठा दे उसका घूंघट, बेचारी कब से घूंघट में है। हाँ माँ, ओमकार ने कहा और उसने धीरे से रिया का घूंघट उठा दिया। फिर ओमकार ने धीरे से रिया का घूंघट उठाया। उसका घूंघट उठाते ही रिया ने नजर उठाकर उसे देखा और रिया के खूबसूरत दुल्हन बने चेहरे को देखकर ओमकार अपनी पलकें झपकाना भूल गया। सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अनोखी ने कहा, भैया, आपके पास पूरी जिंदगी है भाभी को देखने के लिए। अब जल्दी से नजरें हटाओ, बाकी रस्में भी करनी है। उसके ऐसे कहने पर दोनों शर्मा गए और इधर-उधर देखने लगे। तो अर्चना, प्रीति और दी माँ तीनों हंस दिए। फिर उन सब ने ओमकार और रिया के साथ अंगूठी वाली रस्म की। पहली बार अंगूठी रिया को मिली, दूसरी बार ओमकार को, और तीसरी बार जब दोनों ने ढूंढी तो अंगूठी दोनों को एक साथ मिली, जिसे देख अनोखी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, कितना प्यारा प्यार है भैया और भाभी आप दोनों का। मतलब कोई किसी पर भारी नहीं पड़ेगा। यह सुनकर सब मुस्कुरा दिए। उसके बाद अर्चना ने कहा, चलो, सब थक गए हैं, चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ मम्मा, मैं दाई माँ के रूम में जा रही हूँ और भाभी आपके साथ रहेंगी। ठीक है, अर्चना ने कहा और अपने कमरे में चली गई। दाई माँ भी चली गई। ओमकार और रिया भी ओमकार के रूम में जाने लगे कि तभी अनोखी और प्रीति दोनों दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गईं। ओमकार ने कहा, अब यह क्या है? अरे, द्वार छेकाई, पैसे दो तभी रूम में जाने मिलेगा, प्रीति ने कहा। तो ओमकार बोला, भाभी, यार, लड़कियां कितना कमाती है शादी में, हर चीज के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। हाँ, तो यह रस्म हमने थोड़ी बनाई है, यह तो सालों से चला आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? चलो, पैसे निकालो, अनोखी ने कहा और अपने हाथ आगे कर दिए। तो ओमकार बोला, कहाँ से लाऊं पैसे? पूरा पर्स तो तुम लोगों ने मंडप में ही खाली कर दिया था, अब पैसे कहाँ से लाऊं? ओमकार की बात सुनकर प्रीति और अनोखी दोनों हंसने लगी। अनोखी ने कहा, मैंने कब कहाँ किया आपका पर्स खाली किया था? मैंने आपका नहीं, बल्कि शिविका दीदी ने आपका पर्स खाली किया था। हाँ, तो तूने कौन सा रोहित को छोड़ दिया था? बेचारे की भी यही हालत होगी। और जैसा कि ओमकार ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही हालात रोहित की भी थी, या यूं कहें कि उसकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ओमकार के साथ साथ रिया भी कमरे के बाहर ही थी,
पर यहाँ तो सीन ही उल्टा था। रूही को इन सब ने पहले ही कमरे में भेज दिया था और रोहित को बाहर रुकवा रखा था।